हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस और चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है द ओडेसिटी ऑफ होप। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द ओडेसिटी ऑफ होप। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, भारत में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। आइए चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3 है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से कविता संग्रह किसका है। यानी कि ये एक कविता संग्रह है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसके द्वारा रचित है। तो ये सरोजनी नायडू द्वारा रचित है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से जो कविता संग्रह है, सरोजनी नायडू जो थी दोस्तों, ये किसी भी राज्यपाल में पहली महिला राज्यपाल जो नियुक्त हुई थी वो सरोजनी नायडू थी। और ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। आइए चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव जो है निर्विरोध हुआ था। तो ये थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। आइए चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि भारतीय वायुसेना का जो पश्चिमी कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने लिए मांगे गए विश्वास प्रस्ताव में स्वयं वोट न दे सके। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो जिनके लिए लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो अपने लिए खुद वोट ना डाल सके। तो ऐसे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री चुने गए थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे राज्यसभा के सदस्य थे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 है कि पुस्तक जिसका नाम अष्टाध्यायी है इसके रचयिता कौन है। पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो पाणिनि के द्वारा रचित है पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 8 है, पुस्तक जो महाभाष्य है वो किसके द्वारा रचित है। महाभाष्य नाम की पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो ये महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित पुस्तक है महाभाष्य। आइए चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। तो सवाल नंबर 9 है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी हुई है और पतंजलि की महाभाष्य, यानी कि पतंजलि के द्वारा जो रचित पुस्तक है महाभाष्य, ये दोनों पुस्तकें किस विषय से संबंधित हैं। पाणिनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है, पतंजलि के द्वारा रचित जो महाभाष्य है, ये पुस्तकें किस विषय से संबंधित हैं। तो इन दोनों ही विषय में व्याकरण है। व्याकरण से संबंधित ये दोनों ही किताबें व्याकरण से संबंधित हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक। वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक जो है ये किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त ब्रांड है। यानी कि वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक जो ब्रांड है वो किस राज्य का है ब्रांड जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये गुजरात राज्य का ब्रांड है वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक। वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक गुजरात राज्य का ब्रांड है जिसको जीआई टैग मिला है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वर्ण द्वारी की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण द्वारी की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वर्ण द्वारी की स्थापना की गई थी, जो उत्तर प्रदेश के कड़ा में स्थित है। कड़ा जो है प्रतापगढ़ में स्थित है, यहीं पर स्थित है क्या? स्वर्णदारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है शाहजहाँपुर में हुआ था, लेकिन इनको जो फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को, वो गोरखपुर में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15 है कि लिपि की विकास का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? यानी कि लिपि का विकास जो हुआ है वो किस सभ्यता में हुआ है? तो ये सुमेरियन सभ्यता को लिपि की विकास का श्रेय जाता है। सुमेरियन सभ्यता में लिपि की विकास किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है भोला जल विद्युत उत्पादन केंद्र। जल विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम क्या है? भोला जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यानी कि भोला जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। भोला जल विद्युत उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यानी कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में। लेकिन अकबर के काल में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ था वो रज़्मनामा नाम से किया गया था। तो ये अनुवाद किसने किया था? तो ये फैज़ी ने और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। फैज़ी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, और फारसी में अनुवाद करने के बाद इस पुस्तक का नाम रज़्मनामा रखा गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 18 है कि मुगल कालीन किस शासक ने दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को प्रारंभ किया था? तो मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने दो अस्पा और सिंह अस्पा को क्या है इस प्रथा को प्रारंभ किया था, जिसमें घोड़ों को और जो भी हाथियों को दागने की प्रथा थी? तो ये मुगल काल का जो शासक था वो था जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर ने क्या किया था? जो ये प्रथा थी सिंह अस्पा और दो अस्पा को प्रारंभ किया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 19 है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। आइए चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 है कि बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? तो बंगाल का जो आखिरी नवाब था उसके बारे में पूछा गया है कि कौन था? तो ये था मुबारक खान। मुबारक खान जो था ये बंगाल का आखिरी नवाब था। अच्छा, पूछा जाए कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो था बंगाल का पहला नवाब था। कौन था? मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कि बंगाल का जो आखिरी नवाब था वो कौन था? तो वो था मुबारक खां। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22 है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये सन 1972 में 1972 में जो है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उर्दू को
उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था 1989 को। 1989 को जो है उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है हमसे कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई, तो ये थी 1972। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 है कि 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, ये किन देशों के बीच में हुआ था। यानी कि पहली बात हमें यही याद रखनी है कि वाटरलू का युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध जो 1815 ईस्वी में हुआ था, ये किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन के बीच और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो 1815 में हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 24 है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। यानी कि पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो ये है शनि। सॉरी, यहाँ शनि लिखा हुआ है, लेकिन पृथ्वी के जो सबसे पास का जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। ये गलत है, शनि जो है वो गलत है। सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन के रूप में भी कहा जाता है। सुंदरता की देवी भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के किसने चलवाए थे। यानी किस शासक के शासनकाल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के चलवाए गए थे। तो ये शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलवाया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 26 है कि तुलुक वंश का संस्थापक कौन था। तुलुक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुलुक वंश का जो संस्थापक था वो था वीर नरसिंह तुलुक। वीर नरसिंह तुलुक तुलुक वंश का संस्थापक था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 27 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 28 है कि सिंधु कालीन स्थल जो बनवाली है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंधु कालीन स्थल बनवाली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये सिंधु कालीन जो स्थल है बनवाली, ये भारत के हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में सिंधु कालीन स्थल बनवाली स्थित है। हरियाणा के किस जिले में, हिसार जिले में सिंधु कालीन स्थल बनवाली स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल एआई का जनक किसको कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सी जॉन मैकार्थी को। सी जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि महाराष्ट्र का जो नांदेड़ है किस नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है नांदेड़, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र का नांदेड़। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 31 है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल। विटामिन ई को क्या है कि रासायनिक नाम के रूप में टोकोफेरोल कहा जाता है, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 33 है कि ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। यानी कि जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट,
जो ग्रेट निकोबार में स्थित है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलोमीटर दूर है। क्या जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यानी कि भूटान जो है भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे उसकी सीमा लगी हुई है? तो भारत के 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगी हुई है, जिसमें है सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिससे सिक्किम की सीमा लगी हुई है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 35 पे। तो 35 सवाल नंबर है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध ऊन के उत्पादन से है। ऊन के उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 है ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत के अंदर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर कितने किलोमीटर तक बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अंदर 916 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग हिमालय से निकलती है। चेमयुंगडुंग क्या है? ये हिमाद्री है। हिमाद्री जहाँ से ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चेमयुंगडुंग जो है एक ग्लेशियर का नाम है जहाँ से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 37 है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध का निर्माण जो है ब्यास नदी पर किया गया है। ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 38 है कि किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा है? यानी कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बदला विवाह किया जाता है? तो थारू जनजाति में। थारू जनजाति में जो है बदला विवाह की प्रथा प्रचलित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 39 है कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? 39 नंबर सवाल में पूछा गया है कि महमूद गजनवी जो था उसका दरबारी कवि कौन था? तो ये था अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 40 है कि भारत से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था? तो भारत से कोहिनूर हीरा लूटकर भारत के बाहर कौन ले गया था? तो ये नादिर शाह। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया था। अच्छा दोस्तों, नादिर शाह ही जो है ये मयूर सिंहासन भी लूटकर ले गया था। किससे? जो कि मयूर सिंहासन जो है कि वो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। इसको लूटकर नादिर शाह ले गया था और कोहिनूर हीरो को भी लूटकर नादिर शाह ही ले गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है और किस पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 42 है कि डालमा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? डालमा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये डालमा की जो पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड में स्थित हैं। डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति 283 BC में वैशाली में हुई थी? तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि दूसरी जो बौद्ध संगीति है ये 283 ईसा पूर्व हुई थी और ये कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो जब ये बौद्ध संगीति द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति 283 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है कि
किस बौद्ध ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो गीता के समान पवित्र है? तो ये धम्मपद नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है इसको गीता के समान पवित्र माना जाता है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। तो पहले तो हमें यही याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और कहाँ पे की गई थी? ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुई थी। इसका पहला जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी, लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन है वो अमृतसर में किया गया था। अमृतसर में मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 46 यानी कि 46 है, बाढ़ के जल का स्तर पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बाढ़ में कितना जल है, उसका स्तर क्या है, ये सब पता लगाने के लिए किसका उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है? तो यह है नीलोमीटर का। नीलोमीटर से बाढ़ के जल का स्तर पता लगाया जाता है। नीलोमीटर से बाढ़ के जल का स्तर पता लगाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन था? यानी गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 48 है कि इटाई रोग होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि इटाई रोग कैसे हो जाता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग होने का मुख्य कारण है कैडमियम का प्रदूषण। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 49 है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तुजु दर्रा जो है भारत के मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित एक दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 50 यानी कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि एका आंदोलन का क्षेत्र क्या है? यानी कि एका आंदोलन जो हुआ था ये एक किसान आंदोलन था, ये कहाँ पर हुआ था? तो अवध का क्षेत्र। अवध का क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर एका आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।